हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति का अगले अध्याय पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें से 1857 की क्रांति के कुछ बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन किए थे। किन किन बिंदुओं पर अध्ययन किए थे एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे। पहला जो बिंदु था वह कारण था। 1857 की क्रांति का होने का क्या क्या कारण था, उन कारण में से कुछ बिंदु थे जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तत्कालिक कारण। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से अध्ययन किए थे। उसके बाद उसके उद्भव, उसका जो प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ था, दमदम, वेस्ट बंगाल के दमदम से यह प्रारंभ होता है और बहरामपुर और बैरकपुर होते हुए वह मंगल पांडे जहाँ पे बैरकपुर में तैनात रहता है 34वीं छावनी में, वह क्या करता है, अपने सीनियर अधिकारी ब्यूरेन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या करता है। उसके बाद यह क्या हो जाता है, मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है। उस फांसी की सजा से क्या होता है, पूरे सैनिक में वह खबर आग की तरह फैल जाता है। उसके बाद वास्तविक रूप से इसका विस्तार होता है, मेरठ से स्टार्ट होता है। मेरठ में क्या करते हैं, वहाँ पर जो सैनिक रहते हैं वह शस्त्रागार पर धावा बोलते हैं, लूटते हैं और वहाँ से भारतीय कैदी को छुड़ाते हैं और वह दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो वास्तविक विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था, जो वास्तविक रूप से जो प्रारंभ हुआ था। उसके बाद विस्तार में हम लोगों ने मैप के अध्ययन से देखा था किस प्रकार से ये 1857 की क्रांति का विभिन्न भागों में कौन कौन सा नेतृत्व करते हैं। मैप के सारे वो हमने उस सभी को देखा। इनमें से जैसे हम लोग लखनऊ का देखें, कानपुर का देखें, ग्वालियर का देखें, बिहार का देखें, तो इन सभी क्षेत्रों में जो शासक जो वहाँ पे मौजूद शासक थे उन लोगों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। तो उन सभी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था। तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा बिंदु, ये तीनों का अध्ययन कल हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे असफलता के कारण क्या क्या था जो 1857 की क्रांति हुआ सफल हुआ, उसके परिणाम क्या क्या परिणाम हुए। कुछ परिणाम ब्रिटिशर्स की तरफ आए और कुछ परिणाम भारतीयों की तरफ आए। उन बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद स्वरूप, ये खासकर जो स्वरूप है ये प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन यहाँ पर हम उसको लास्ट में इसलिए रखें कि जो स्वरूप है उसको एक हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इतिहासकार, कुछ ब्रिटिश इतिहासकार और कुछ भारतीय इतिहासकार 1857 की क्रांति को किन किन नामों से पुकारे हैं, तो उन सभी बिंदुओं को देखेंगे। इसलिए हम लोग इसको लास्ट में एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहला है असफलता के कारण। 1857 की क्रांति का असफल होने के पीछे क्या रीजन था, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला जो कारण था, सीमित स्वरूप या क्षेत्र में होना। यह जो 1857 का क्रांति था, हम लोगों ने देखा कि इसका विस्तार दक्षिण में बिल्कुल नहीं हुआ था, खासकर मद्रास क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं हुआ था। उसके बाद बात की जाए कुछ पश्चिम क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब अधिकांश भागों में इसका विस्तार नहीं हो पाया था। तो इसका एक विस्तार जो था सीमित क्षेत्र या स्वरूप में होना। दूसरा इसका था नेतृत्व का अभाव। दूसरा पॉइंट था कि नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व की बात की जाए तो लास्ट में इस क्रांति में जो क्या रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, वह जब दिल्ली पहुंचते हैं मेरठ होते हुए, तो इस क्रांति का नेतृत्व जो मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह होते हैं बहादुर शाह जफर के हाथों में दिया जाता है। तो जैसे ही मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के हाथों में यह पहुंचता है, उसके बाद उनको गिरफ्तार करके उनको रंगून भेज दिया जाता है। तो नेतृत्व का अभाव था। उस समय कोई वास्तविक नेतृत्वकर्ता जो होना चाहिए वह नहीं थे। जो बहादुर शाह जफर थे ऑलरेडी वो उस वक्त बूढ़े हो चुके थे, तो नेतृत्वकर्ता का अभाव। तीसरा जो पॉइंट था, सीमित संसाधन का होना। यह क्या था, भारतीयों के पास परंपरागत संसाधन थे, वह ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स के तुलना में बहुत ही कमजोर थे। कमजोर कहने का मतलब हुआ कि वह उतने योग्य नहीं थे। जो भी भारतीय के पास औजार थे, अस्त्र थे, शस्त्र थे, वह ब्रिटिशर्स के आधुनिक हथियार से मुकाबला नहीं कर पाते। इसमें से कुछ वही लोग थे, कुछ जमींदार लोग और कुछ जो राजसी लोग थे,
यानी जो शासक थे उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। उन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद उतना नहीं था। तो क्या था, संसाधन का भी सीमित होना, और जो भी संसाधन होना वह ब्रिटिश शासन के आधुनिक हथियारों से उसका मुकाबला नहीं कर पाना, जो भी था पारंपरिक था। और चौथा बात की जाए संगठन का अभाव, संगठन का अभाव क्या था, हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से आगे हम लोग कांग्रेस भारत के आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाता है। यह क्या करता है, यह एक कांग्रेस एक संगठन होता है जो भारत के आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें से क्या होता है, एक संगठन का अभाव रहता है। कोई ऐसा संगठन नहीं हो पाता है जो इनको जोड़ सके, एकजुट कर सके। तो यह संगठन का भी अभाव रहता है, जिसके कारण यह क्रांति असफल होता है। पांचवा है भारतीयों के समर्थन का अभाव। इसमें क्या था कि सभी भारतीय इस क्रांति में हिस्सा नहीं लेते, खासकर जो शिक्षित वर्ग रहते हैं वह इस क्रांति से दूरी बनाए रखते हैं। और बात किया, बहुत सारे ऐसे जमींदार भी होते हैं जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि यहाँ तक कि बहुत सारे जो जमींदार होते हैं वह क्या करते हैं, 1857 का क्रांति का नेतृत्व करते हैं। जैसे बात की जाए बिहार के वीर कुंवर सिंह, वह जमींदार थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े भी थे। तो इस तरह से क्या था, इसमें समर्थन का भी अभाव था, सब लोग इसमें क्या किए थे, नहीं जुड़े थे। तो बात की जाए, कुछ किसान थे और कुछ जमींदार थे। किसानों का कहना था कि ये जमींदारों का लड़ाई है, जमींदारों का कहना था कि किसानों और मजदूर वर्ग का है। तो ये सोचकर बहुत सारे किसान भी नहीं भाग लेते हैं और बहुत सारे जमींदार भी इस आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें संपूर्ण भारतीयों का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और छठा बात की जाए उद्देश्य की अस्पष्टता का अभाव। क्या था, जो 1857 की क्रांति हुआ था उस क्रांति में उद्देश्य स्पष्ट नहीं रहता है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी भारत के आज़ादी के लिए वह जो आंदोलन चलाते हैं, जिस प्रकार से जैसे असहयोग आंदोलन, उसमें क्या होता है, असहयोग नहीं किया जाता है और ब्रिटिशर्सों को लास्ट तक भारत से भगाने के लिए क्या करते हैं, वह उस हद तक जाते हैं, वह क्या करते हैं, भारत से भगाने के लिए वो अथक प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो उनका कुछ कुछ क्या रहता है, जो आंदोलन रहता है असहयोग आंदोलन, मतलब उसमें क्या क्या था, ब्रिटिशर्सों को असहयोग नहीं किया जाता। तो उस प्रकार से इस क्रांति में क्या होता, उद्देश्य की स्पष्टता नहीं होता है कि किस लिए यह क्रांति किया जा रहा है। जिस प्रकार से बेगम हजरत महल उधर लखनऊ में क्या करते हैं, वह अपने सत्ता पाने के लिए लड़ते हैं, और इधर झांसी की रानी वह अपने दत्तक पुत्र जो होता है उसको गद्दी देने के लिए लड़ाई करती है। इधर जो वीर कुंवर सिंह रहते हैं वह अपनी जमींदारी को फिर से जीवित करने के लिए युद्ध करते हैं। तो इस तरह से सबका व्यक्तिगत हित के लिए यह युद्ध लड़ते हैं, व्यक्तिगत हित रहता है सबको। तो इसमें क्या होता है, उद्देश्य की स्पष्टता नहीं होने का अभाव रहता है, यह भी एक कारण रहता है। तो हम लोगों ने विभिन्न बिंदुओं को देखा। असफलता के कारण फिर से एक बार रिकॉल करेंगे कौन कौन से बिंदु थे। प्रथम था, हम लोगों ने देखा सीमित स्वरूप या क्षेत्र में होना, पूरे भारत में नहीं फैल पाना, खासकर यह दक्षिण और पश्चिम भागों में बिल्कुल नहीं फैला था। उसके बाद नेतृत्व का अभाव होना, कोई इसमें वास्तविक नेतृत्व करता नहीं थे। जो आखिरकार लास्ट में जो नेतृत्व करता किनको सौंपा जाता, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सौंपा जाता है, लेकिन बाद में उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। तो कोई उसमें वास्तविक नेतृत्व करता नहीं थे। तीसरा बात की जाए सीमित संसाधन का भी सीमित होना। जो भी भारतीयों के पास संसाधन था, जो भी हथियार था, वह परंपरागत था, वह आधुनिक ब्रिटिशर्स के आधुनिक हथियार के सामने वह टिक नहीं पाता। पांचवा था संगठन का अभाव, कोई ऐसा संगठन नहीं था जो क्या कर सके, सभी को एकजुट कर सके। जिस प्रकार से आगे हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाता है, उस प्रकार से संगठन का अभाव होना। पांचवा है भारतीयों के समर्थन का अभाव, इसमें से संपूर्ण भारतीय का हिस्सा नहीं लेना।
खासकर जमींदार और मजदूर और किसान वर्ग कुछ कुछ लेते हैं। छठा बात की जाए उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव, इसमें उद्देश्य क्लियर नहीं रहता है। लोग जो भी शासक रहते हैं वह अपना व्यक्तिगत हित के लिए यह युद्ध करते हैं, तो इन सभी के कारण यह आंदोलन असफल होता है। अब इसके अगला है परिणाम। अब हम लोग देखेंगे परिणाम, इसका क्या परिणाम होता है 1857 के क्रांति का। तो परिणाम की बात की जाए तो इसके कुछ जो परिणाम होते हैं वह ब्रिटिशर्स के हित में होते हैं और कुछ भारतीयों के भी हित में होते हैं। तो क्या क्या परिणाम था उन बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। पहला था 1857 के क्रांति के खत्म होने के बाद क्या कर दिया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन को सौंप दिया गया, यानी ताज को। अब है जो क्या कर दिया गया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिशर्स क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। और दूसरा क्या था, जो डलहौजी का हड़प नीति था, डलहौजी का हड़प नीति उसको समाप्त कर दिया गया, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। इसके तहत उसने क्या किया, भारत के बहुत सारे राज्यों को अपने अंडर में ले लेता है, तो इस डलहौजी का हड़प नीति को समाप्त कर दिया जाता है। और तीसरा है सेना। जो सेना होता है 5:1 में 5 ब्रिटिशर्स पर 1 भारतीय, उसको क्या कर दिया जाता है 2:1 में, यानी 2 भारतीय पर 1 ब्रिटिशर्स कर दिया जाता है। खासकर सेना में बात की जाए तो सेना में क्या किया जाता है, पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों से सेना में लिया जाता था, खासकर अवध से ज़्यादा सैनिक थे। लेकिन जब 1857 का क्रांति होता है तो इन क्षेत्रों से ज़्यादा सैनिक को नहीं भर्ती किया जाता, वह कहाँ से लिया जाता, सिखों से, पठानों से और इन क्षेत्रों से, गोरखों से सैनिक को सैनिक में भर्ती किया जाता है। तो ये बदलाव क्या जाता है सेना में। उसके बाद चौथा है भारतीय नरेशों की स्थिति पूर्ववत, यानी जो भारतीय नरेश थे उनकी स्थिति को पूर्ववत रखा जाता है। उसके बाद पांचवा क्या था, भारत सचिव की नियुक्ति। इस सचिव के लिए 15 सदस्य को नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक क्या किया गया, भारत सचिव का नियुक्त किया गया, जिसमें उसके सहयोग के लिए 15 सदस्य को नियुक्त किया गया। और एक कारण था, और एक लास्ट में क्या कर दिया गया, जो मुगल वंश थे, जो क्या कर रहे थे, काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे समय से अपनी जड़ जमाए हुए थे दिल्ली में, उसको समाप्त कर दिया गया और वो खत्म हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या क्या परिणाम हुआ। फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। पहला हो गया कि जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, वह क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। उसके बाद डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से आने जाती थी, उस नीति को समाप्त कर दिया गया। और तीसरा था जो सेना में 5:1 में 5 भारतीय पर 1 ब्रिटिशर्स को नियुक्त किया जाता था, इसको बदलाव कर 2:1 में कर दिया गया, यानी 2 भारतीय पर 1 ब्रिटिशर्स। और क्या किया गया, जो पहले सेना में अवध हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इन क्षेत्रों से सेना में जो भर्ती लिया जाता था वह कम करके खासकर कहां से लिया जाने लगा, गोरखों से, पठानों से, सिखों से, इन क्षेत्रों से सेनाओं में लिया जाने लगा। उसके बाद तीसरा क्या, भारतीय नरेशों की जो स्थिति थी उसको पूर्ववत रहने दिया गया। पांचवा भारत सचिव का नियुक्त किया गया, उसके लिए 15 सदस्य का एक टीम गठित किया गया। उसके बाद है जो मुगल वंश थे उसको पूर्ण रूपेण से, जो लगभग काफी लंबे समय से भारत में अपना जड़ जमाए हुए थे, उनको समाप्त कर दिया गया। तो ये सब 1857 के क्रांति का जो भी परिणाम आया, उनको, उन बिंदुओं को हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग देखेंगे स्वरूप में क्या था, हम लोग देखेंगे कि यह स्वरूप इसका क्या था, किन किन इतिहासकारों ने इसको क्या क्या कहकर संबोधन किया, उन बिंदुओं पर हम लोग पढ़ेंगे। और यह क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसका अब हम लोग चार्ट वाइज अध्ययन करेंगे, किन किन लोगों ने इसे किस किस रूप में नामकरण किया है, कौन कौन सा संबोधन किया, उसका हम लोग देखेंगे चार्ट वाइज। इस प्रकार से हम लोग, ये चार्ट है, चार्ट का अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पर हम उस बिंदुओं को रखे हैं जिसके बारे में ब्रिटिशर्स यानी 1857 के क्रांति को नीचे दिखाने का काम करते हैं। और ये कुछ भारतीय इतिहासकार हैं जो 1857 के क्रांति को
इस प्रकार से संबोधन करते हैं। तो क्या था, पहला क्या है देखा जाए, पहला धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। यह कौन कहे थे, LER रीज। तो यह क्या था, धर्मांधों कहने का मतलब जो धर्म में अंधे हो गए हैं वो लोग ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। यह किनका कहना था, LER रीज, यानी आप रीज याद रखेंगे। तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यह किसने कहा था, रीज ने कहा था। अगला देखेंगे, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, यह TR होम्स ने कहा था। वह बर्बरता किनको संबोधन किए, बर्बरता वह भारतीयों के कहें कि जो भारतीय लोग बर्बर थे उनको सभ्य बनाने के लिए, जो भारतीय लोग बर्बर थे उनको सभ्य बनाने का काम किया। तो जो युद्ध हुआ वो कौन क्या कहलाया, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, वो कौन कहे, TR होम्स कहे हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि TR होम्स क्या है, सभ्यता और बर्बरता का युद्ध TR होम्स के द्वारा कहा गया है। उसके बाद है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, इसको कौन कहे हैं, जेम्स आउट्रम और टेलर। जेम्स आउट्रम टेलर ये कौन कहे, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहकर, यानी उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम का एक सामान्य षड्यंत्र था। कौन कहे थे, जेम्स आउट्रम टेलर। उसके बाद सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह का कौन कौन संबोधन संज्ञा दिए, लॉरेंस और सीले और ट्रेवेलियम और होम्स। ये लोगों ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह का संज्ञा दिया। लॉरेंस, सीले, खासकर इसमें जो क्वेश्चंस आता है वो लॉरेंस और सीले ही रहेगा इसका आंसर। तो सैनिक विद्रोह को कौन कहे, लॉरेंस और सीले। एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि जो सैनिक विद्रोह है कुछ भारतीयों ने भी इनके समर्थन किया, इनको सपोर्ट किया। वो भारतीय कौन थे, एक थे दुर्गादास, सर सैयद, ठीक से लिख देते हैं, ये थे सर सैयद अहमद खां। ये दो भारतीय थे जो 1857 के क्रांति को सैनिक विद्रोह कहकर बोले हैं, कहकर पुकारे हैं। उसके बाद क्या है, एक और है, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन तथा ना स्वतंत्रता संग्राम। यह कौन संबोधन किए हैं, यह RC मजूमदार। इनका कहना था कि ना ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही यह प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम है। यह कौन कहे थे, RC मजूमदार ने। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ भारतीय हैं जो 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर पुकारते हैं। कौन है, VD सावरकर, जिन्होंने 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उसके बाद सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, वह VD सावरकर ने ही कहा है। तो यह ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस इससे पूछता है। एक हो गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, VD सावरकर कहें। एक राष्ट्रीय विद्रोह कहने का वजह, ब्रिटिश संसद में जब 1857 को सैनिक विद्रोह का संज्ञा दिया जा रहा था तो डिजरायली और अशोक मेहता जो डिजरायली थे उन्होंने इस सैनिक विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर क्या किया था, उस संसद में संबोधन किया था। तो यह ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय विद्रोह को विद्रोह कौन कहे, डिजरायली कहे, और एक भारतीय थे अशोक मेहता। ये क्या बोले, 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिए हैं। तो ये सब भिन्न भिन्न जो कुछ ब्रिटिशर्स थे, कुछ भारतीय थे, उनके बारे में हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, याद भी रखेंगे। इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ना ही राष्ट्रीय आंदोलन, कौन कौन किन किन भारतीय इतिहासकारों ने कहा, तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे। और एक और था 1857 के क्रांति का जब सरकार इस पुस्तक को लिखने के लिए कह रहे थे तो RC मजूमदार इस पुस्तक को लिखने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो कौन लिखते हैं, SN सेन के द्वारा यह पुस्तक लिखा जाता है। यह भी ध्यान में रखेंगे 1857 के क्रांति का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 1857 के क्रांति का विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए और इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी आपको बन जाएंगे। तो इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव बना लेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव हम भी डाल देंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के सेशन में और हम लोग देखते हैं कि किनका कितना आदास मजबूत है। ऑब्जेक्टिव के सेशन में पता चलेगा जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, और हमारे वीडियो और हमारे क्लास को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।